मेरे मन में हमेशा सवाल उठता है कि आखिर प्रिय चाचा नेहरू ने अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला क्यों किया। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि चाचा नेहरू के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन मैंने जितना भी उन्हें पढ़ा या जाना है उसमें कहीं भी ये बात सामने नहीं आती कि चाचा नेहरू को बच्चों से बेहद प्यार था। हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि वो खुद को लोकतंत्र का मसीहा मानते थे, वो खुद को धर्मनिरपेक्षता का ठेकेदार मानते थे और वो खुद को विश्व शांति का दूत समझते थे। ऐसे में उन्हें अपने जन्मदिन को लोकतंत्र दिवस या धर्मनिरपेक्षता दिवस या फिर विश्व शांति दिवस के तौर पर मनाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। वो इसलिए कि नेहरू चाहते थे कि आने वाली कई पीढ़ियां या यूं कहें कि बच्चों के मासूम दिमागों पर भी उनकी महान छवि अंकित हो जाए, क्योंकि बच्चों को जो सिखाया जाता है वो उसे ही सच मान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने का फैसला चाचा नेहरू का नहीं था और यह फैसला उनकी मृत्यु के बाद लिया गया होगा, तो आप गलत हैं। हकीकत में यह फैसला चाचा नेहरू का ही था। 1955 में उन्होंने देश के लिए दो बड़े काम किए थे। एक तो खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया था और दूसरा ये कि अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। चाचा नेहरू के चेले चपाटों को मेरी बात पर भरोसा नहीं होता तो उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी 7 डाक टिकट देखना चाहिए। ये देखिए, पहला डाक टिकट है 1957 का, जिस पर साफ साफ लिखा है बाल दिन और तारीख दर्ज है 14 नवंबर 1957 की। ये दूसरा डाक टिकट भी 1957 का ही है, जो नेहरू के जन्मदिन पर ही जारी किया गया था। अब देखिए, ये तीसरा डाक टिकट और इस पर भी 14 नवंबर 1958 की तारीख दर्ज है। और अब देखिए चौथा डाक टिकट, जिस पर लिखा हुआ है बाल दिन और तारीख दर्ज है 14 नवंबर 1959। ये पांचवा डाक टिकट है जो 1960 को जारी किया गया था। वहीं छठा डाक टिकट जारी किया गया था 1961 में और ये 7वां डाक टिकट छपा था 1963 में। यानी ये 7 डाक टिकट नेहरू की मृत्यु से पहले जारी हुए थे और इन 7 की 7 डाक टिकट पर उनके जन्मदिन को बाल दिन के तौर पर दर्ज किया गया है। यानी साफ है कि नेहरू ने अपने जीते जी अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाना घोषित कर दिया था। देखा जाए तो अपना जन्मदिन मनाना कोई गलत बात नहीं है। मोदी समेत देश के सारे प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मनाते रहे हैं और उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उस दिन समारोह भी आयोजित करते हैं। लेकिन कोई प्रधानमंत्री जीते जी खुद अपने हाथों से अपने जन्मदिन को एक तरह के राष्ट्रीय पर्व में बदल दे, ये गलत है। अपने जन्मदिन को पूरे देश और आने वाली पीढ़ी पर थोप देना, ये भी गलत है। नेहरू ने यही किया। आज बाल दिवस पर कोई सवाल नहीं उठाता अगर नेहरू की मृत्यु के बाद उनके जन्मदिन को बाल दिवस घोषित किया जाता, लेकिन नेहरू ने तो इसका भी इंतजार नहीं किया। दरअसल हुआ यह था कि नवंबर 1955 में सोवियत संघ के राष्ट्र प्रमुख ख्रुश्चेव और प्रीमियर बुल्गानिन भारत दौरे पर आए थे। उनके सामने नेहरू ने अपना आभा मंडल बिखेरने के लिए अपने जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। इस देश के बच्चे चाचा नेहरू को कितना प्यार करते हैं, ये दिखाने के लिए ख्रुश्चेव और बुल्गानिन के सामने हजारों हजार छोटे छोटे बच्चों की भीड़ जुटाई गई। इस दौरान करीब 3 हफ्तों तक दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि बच्चों को रोज घंटों तक कुतुब मीनार के पास बने मैदान में रिहर्सल करवाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि नेहरू की इस हरकत पर उस समय का विपक्ष चुप बैठा था। उस दौर के जाने माने पत्रकार और बाद में बीजेपी के नेता बने KR मलकानी ने नेहरू के इस बाल दिवस ड्रामे पर उसी समय जमकर प्रहार किया था। उन्होंने अपने एक लेख में तब लिखा था कि पंडित नेहरू का जन्मदिन मनाने की तैयारी और रूसी नेताओं की यात्रा ने हमें सोच में डाल दिया है। हिटलर के बारे में कहा जाता था कि उसने हिटलर यूथ संगठन की भक्ति की दम पर अपनी तानाशाही कायम की थी। नेहरू के जन्मदिन की ये तैयारी हमें हिटलर यूथ संगठन की याद दिलाती है। पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। छात्रों और छात्राओं को ट्रकों में लोड करके रोज कुतुब मीनार के मैदान में ड्रिलिंग, मुस्कुराने, फूल फेंकने, ताली बजाने और नारे लगाने की प्रैक्टिस के लिए ले जाया जा रहा है। लगभग सभी स्कूलों के छात्र रोज इस समारोह के लिए घंटों तक रिहर्सल कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई पूरी तरह से रुक गई है। मलकानी ने नेहरू के इस काम की तुलना
हिटलर से करके कोई गलती नहीं की है, क्योंकि हो सकता है कि नेहरू को बाल दिवस मनाने का आइडिया हिटलर से ही मिला हो। हमेशा दूसरे नेताओं को हिटलर और फांसीवादी कहने वाले नेहरू के चेले चपाटों को मेरी बात बुरी ना लगे, इसलिए हमें पहले हिटलर और नेहरू का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। हिटलर ने भी जीते जी अपने जन्मदिन यानी 20 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर रखा था। इस दिन जर्मनी में स्कूल के बच्चे रैली निकालते और अपने प्यारे फ्यूहरर के लिए नारे लगाते। स्कूल की दीवारों पर हिटलर की तस्वीर होती और किताबों में हिटलर के किस्से भरे होते। जाने माने लेखक, इतिहासकार और 20वीं सदी के प्रोपेगेंडा पर लंबा रिसर्च करने वाले डेविड वेल्च ने अपनी मशहूर किताब द थर्ड राइट पॉलिटिक्स एंड प्रोपेगेंडा में जो लिखा है उसे नेहरू के चमचों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डेविड वेल्च ने अपनी किताब में लिखा है कि जर्मनी में स्कूलों में एडमिशन लेते ही बच्चों के दिमाग में हिटलर की महानता को थोपना शुरू कर दिया जाता था। पूरे स्कूल की दीवारों और कक्षाओं के अंदर हिटलर की तस्वीर लगी होती थी। स्कूली किताबों में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हिटलर की महानता के किस्से पढ़ाए जाते थे। दरअसल बच्चों का दिमाग उनके शरीर की तरह ही कोमल होता है और जैसा उन्हें ढाल दिया जाता है वैसा ही वो बन जाते हैं। और इसी फॉर्मूले को दुनिया के ज्यादातर तानाशाहों ने अपने लिए इस्तेमाल किया, जिनमें हिटलर के अलावा स्टालिन और माओ भी शामिल थे। इंसानियत के इन तीनों दुश्मनों का एक ही सपना था कि पहले तो सालों साल तक राज करो और फिर मरने के बाद भी अमर हो जाओ। और ये तानाशाही क्यों? नेहरू जैसे लोकतंत्र के रक्षक भी अपने लिए शायद यही चाहते थे, लेकिन ये तभी संभव हो सकता था जब आने वाली पीढ़ियों यानी बच्चों के दिमाग में व्यक्तिवाद का जहर भर दिया जाए। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह माना जाने वाला सोवियत संघ का स्टालिन भी यही सब करता था। आपने अक्सर एक तस्वीर देखी होगी जिसमें स्टालिन के हाथ में एक प्यारा सा बच्चा है और उस बच्चे के हाथ में सोवियत संघ का झंडा है। ये इकलौती तस्वीर नहीं है। नेहरू की तरह स्टालिन की भी हजारों हजार तस्वीरें हैं जिनमें स्टालिन बच्चों से घिरा नजर आता है। सोवियत संघ में स्टालिन को बच्चों का मसीहा कहा जाता था, जैसे हमारे देश में चाचा नेहरू को कहा जाता है। लेकिन हकीकत में स्टालिन को बच्चों से कितना प्यार था, इसकी मिसाल है खुद उसके बच्चे और पोते। उसके बड़े बेटे याकूब ने जब 18 साल की उम्र में खुद को गोली मार ली और आत्महत्या की नाकाम कोशिश की तो स्टालिन ने उसे इस बात पर डांटा कि तुम खुद पर निशाना भी ठीक से नहीं लगा सकते। बाद में याकूब को उसने हिटलर की कैद में मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं याकूब की मौत के बाद उसकी विधवा यूलिया और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्टालिन ने साइबेरिया के कैंप में मरने के लिए भेज दिया, जहां वो ठंड से तड़प तड़प कर मौत की भीख मांगते रहे। सोचिए, जिसे अपने सगे मासूम पोतों से इतनी मोहब्बत थी वो देश के बच्चों से कितना प्यार करता होगा। वहीं स्टालिन का दूसरा बेटा वेस्ली उसके अत्याचारों से इतना तंग हुआ कि वो एक दिन पागल हो गया। वहीं बेटी स्वेतलाना पूरी जिंदगी स्टालिन से अपनी जान बचाकर भागती रही। बाद में उसने एक भारतीय कम्युनिस्ट ब्रजेश सिंह से शादी कर ली। आइए बात करते हैं चीनी तानाशाह और करीब 8 करोड़ लाशों के सौदागर हैवान माओ की। माओ ने भी खुद को अमर बनाने और चीन पर लंबे समय तक शासन करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाया। माओ को अपने नफरत के बीज बोने के लिए चीन के बच्चे सबसे उपजाऊ जमीन लगे। सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर माओ ने स्कूली बच्चों के मन पर अपने लिए अंधभक्ति भरने का काम जोर शोर से किया। चीन के स्कूलों में एक गाना बच्चों से रोज गवाया जाता था जिसके बोल थे, पिता हमारे करीब हैं, माँ हमारे करीब है, लेकिन कोई हमारे उतने करीब नहीं जितना करीब चेयरमैन माओ है। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों को भड़काया जाता था कि अगर उनके माता पिता माओवाद से सहमत नहीं हैं तो वो क्रांति के दुश्मन हैं। हर स्कूल में माओ की लिखी रेड बुक पढ़ना अनिवार्य थी। बाद में इसी रेड बुक को पढ़कर बड़े हुए माओ के इन बिगड़ेल बच्चों ने 18 जून 1966 को बीजिंग यूनिवर्सिटी के 60 प्रोफेसरों को एक साथ सजाए मौत दे दी। 1966 और 1967 में चीन के छात्रों ने हजारों लोगों को क्रांति का दुश्मन बताकर इसी तरह से मौत के घाट उतारा। भारत में भी माओ की विचारधारा पर चलते हुए नक्सली यही सब करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नेहरू की बात करते करते अचानक हिटलर, स्टालिन और माओ की बात क्यों करने लगा। दरअसल ये कहा जा सकता है कि बच्चों के कोमल मन पर राज करने के लिए चाचा नेहरू ने बाल दिवस का आइडिया
हिटलर, स्टालिन और माओ से ही लिया होगा और इसकी एक बड़ी वजह भी है। ये सही है कि नेहरू हिटलर के विरोधी थे, लेकिन स्टालिन और माओ को वो अपना आदर्श मानते थे। क्रूर तानाशाह स्टालिन के प्रति चाचा नेहरू की अगाध श्रद्धा थी। स्टालिन के 5 ईयर प्लान की तर्ज पर ही उन्होंने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। स्टालिन की हुकूमत के दौरान नेहरू को नवंबर 1927 में पहली बार सोवियत संघ की यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया था। इस यात्रा पर 1929 में नेहरू ने एक किताब सोवियत रशिया के नाम से लिखी थी। इस किताब में हमारे प्रिय चाचा नेहरू लिखते हैं कि हिंदुस्तान के कारखानों में मजदूरी करने से कहीं बेहतर सोवियत संघ की जेल में कैद रहना है। ध्यान दीजिएगा, ये वो दौर था जब सोवियत संघ पर क्रूर तानाशाह स्टालिन का शासन अपने चरम पर था। वो स्टालिन जिसकी जेलों को दुनिया जीवित नर्क कहती थी, वो स्टालिन जिसके हाथ अपने ही देश के 4 करोड़ लोगों के खून से सने थे। सोचिए हमारे चाचा नेहरू स्टालिन से किस हद तक प्रभावित थे। वहीं नेहरू तानाशाह माओ से भी बेहद प्रभावित थे, इतने प्रभावित कि माओ का चीन हमारी जमीन लूटता रहा और दूसरी तरफ नेहरू माओ की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। खैर, इस बात में कोई शक नहीं कि चाचा नेहरू माओ और स्टालिन से न केवल बुरी तरह से प्रभावित थे, बल्कि इन दोनों महान नेताओं से प्रेरणा लेकर वो देश के फैसले भी लेते थे। ऐसे में ये भी संभव है कि नेहरू को बच्चों का प्यारा चाचा बनने और अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने की प्रेरणा भी माओ और स्टालिन से ही मिली होगी। इसलिए अगली बार जब आप बाल दिवस के बारे में सोचें तो चाचा नेहरू के बाल प्रेम और उनके वात्सल्य के अलावा माओ, स्टालिन और हिटलर की चालों के बारे में भी याद रखें। कोई नेता और कोई तानाशाह अगर ये सोचता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बच्चों के कोमल मन पर कब्जा करके इतिहास में महान नेता के तौर पर दर्ज हो जाएगा या अमर हो जाएगा, तो ये उसकी भूल है। हर गुजरते दिन के साथ इतिहास अपने अपराधियों के प्रति क्रूर से क्रूरतम होता चला जाता है। आज रूस स्टालिन के नाम से शर्मिंदा होता है, तो उधर आज माओ की नीतियों पर चीन में बात करने से भी कोई इंसान पानी पानी हो जाता है। वहीं जर्मनी में तो आज भी हिटलर का नाम लेना भी कानूनन अपराध है और अब भारत में भी नेहरू की हकीकत सामने आने लगी है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।